17 जुलाई 2026 को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए दो बड़ी राहत की घोषणा की है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं दो बड़ी राहत की। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो दो बड़ी राहत क्या है। पहली राहत है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी राहत की घोषणा की है जो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमेट अकाउंट में रखते हैं, और उनको ये सुविधा दी है कि वो भी अब SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और STP का ऑटोमेटिक आदेश दे सकते हैं। अभी तक ये सुविधा केवल उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर्स के लिए थी जो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रखते हैं। अब मेरे कुछ व्यूअर्स होंगे जिनको SWP और STP के बारे में पता होगा। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको SWP और STP के बारे में फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं इन दोनों को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि आखिर ये क्या है, सो दैट जो सुविधा प्रदान की गई है उस सुविधा से क्या फ़ायदा होगा ये आपको समझ में आ सके। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और STP यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, दोनों ही जो स्कीम्स हैं या वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, दोनों की ऑपरेशनल मॉडलिटीज़ एक हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि SWP में म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ होकर आपके अकाउंट में जाते हैं और STP में एक म्यूचुअल फंड से पैसे ट्रांसफ़र होकर दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। बात करते हैं SWP की। पहले SWP उन लोगों के लिए मुफीद है जिनके पास एक लमसम अमाउंट है, वो पोस्ट रिटायरमेंट के आसपास पहुंच गए हैं या रिटायर होने वाले हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पेंशन इतनी अधिक नहीं है जो कि उनकी मंथली एक्सपेंसेस पूरी हो सके, या उनको मंथली पेंशन ही नहीं मिलता है तो उनको मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट हर महीने चाहिए। तो वो लमसम अमाउंट जो है उनके पास एक किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पार्क कर देते हैं और उसको आदेश देते हैं कि हर महीने इतने रुपए उस म्यूचुअल फंड से निकल कर आपके अकाउंट में आ जाए। जो भी आपने डेट फिक्स किया है उस महीने की उस डेट से को आपके पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। अब इसका ऑपरेशन समझें। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में और उस म्यूचुअल फंड की NAV 80 रुपये है, तो आपको यूनिट्स जो अलॉट होती हैं वो 1250 यूनिट्स अलॉट होगी। अब आपने उनको आदेश दिया था SWP के लिए कि 10,000 रुपये हर महीने उस खाते से निकल जाए। जनाब, उस म्यूचुअल फंड में तो यूनिट्स हैं, 1250 यूनिट्स आपको अलॉट हुई हैं। अब मान लीजिए जिस तारीख को आपने कहा था कि 10,000 रुपये आपके खाते में आ जाएं, उस दिन को उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसकी NAV 100 रुपये है। तो 10,000 रुपये निकालने के लिए वो म्यूचुअल फंड्स 100 यूनिट्स को रिडीम करता है और 10,000 रुपये आपके खाते में दे देता है। अब मान लीजिए अगले महीने उसकी NAV बढ़ के 120 रुपये हो गई और इस महीने वो 83.33 यूनिट्स ही रिडीम करेगी, क्योंकि 83.33 यूनिट्स 120 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो उस महीने 83.33 यूनिट्स ही डेबिट होंगे और अकॉर्डिंगली इस तरह से SWP तब तक चलता रहेगा, यानी आपके खाते में वो जो फिक्स रकम है तब तक आती रहेगी जब तक कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उतने रकम के यूनिट्स अवेलेबल हो। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, इसमें एक म्यूचुअल फंड से पैसे ट्रांसफर होकर दूसरे म्यूचुअल फंड में जाते हैं। ये उन लोगों के लिए मुफीद है जिनके पास लमसम अमाउंट है, वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन और उनको ये भी डर है कि यदि लमसम इन्वेस्टमेंट किए तो कहीं ऐसा नहीं कल मार्केट गिर जाए और अगले ही दिन जो है 10% का झटका उसको लग जाए। तो वो ये चाहते हैं कि इनके पास लमसम अमाउंट है लेकिन वो SIP की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो उस पैसे को आप अपने खाते में 10 लाख, 1 लाख, 4 लाख जो भी है खाते में डाल दीजिए, उनको आदेश दीजिए म्यूचुअल फंड्स को कि हर महीने कितने रुपए इससे निकलेंगे और उस हिसाब से निकलते चले जाएंगे और आपके इन्वेस्ट होते जाएंगे। इससे दिक्कत ये होता है कि सेविंग फंड में जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है, क्योंकि सेविंग फंड की जो ब्याज है आज की दर में वो 2-2.5-3% के आसपास है, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस जो रिमेनिंग रकम है खाते में उस पर केवल 2.5 से 3% के बीच
का ब्याज मिल रहा है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा एवेन्यू ढूंढा जाए जहां की इस फंड को पार कर दिया जाए, जहां 5-6-7% के आसपास उसको रिटर्न मिले। इसके लिए एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट किया जाता है। और एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर होता है, तो जिस फंड में पैसे को पार करेंगे उसको कहते हैं सोर्स फंड, और जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी की तरह, उसको कहते हैं टारगेट फंड। तो ये ध्यान रखना जरूरी है एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कि टारगेट फंड और सोर्स फंड दोनों एक ही एएमसी के होने चाहिए। तो आपने सोर्स फंड में पैसे डाल दिए, सोर्स फंड में यानी उस एएमसी के लिक्विड फंड में पैसे डाल दिए जो सोर्स फंड होगा, और उनको आपने आदेश दिया कि इस सोर्स फंड से, इस लिक्विड फंड से कितने रुपए हर महीने किस फंड में इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्ट होता चला जाएगा। ये तब तक ट्रांसफ़र होता चला जाएगा जब तक कि आपके सोर्स फंड में उतनी यूनिट्स बची होंगी। तो ये फ्रेंड्स एसडब्ल्यूपी और एसटीपी की एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट थे, जिससे कि आप आगे की बातों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। तो जो सेबी ने 17 जुलाई 2026 को जो पहली राहत की घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने बताया कि अब जो यूनिट होल्डर्स डीमेट अकाउंट में यूनिट्स रखते हैं वो भी एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के लिए ऑटोमेटिक आदेश दे सकते हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट करने के दो फेज हैं। पहला फेज है यूनिट बेस्ड फेज, जिसमें यह कहा गया है कि 31 जनवरी 2027 तक इसको लागू कर दिया जाए। अभी आपने देखा कि एसडब्ल्यूपी एसटीपी, मैंने हमेशा रकम की बात की कि 10,000 रुपये यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है या विड्रॉ हो रहा है, लेकिन जनाब रिडीम जो होता है वो केवल यूनिट्स होती हैं, और यूनिट्स के इक्विवेलेंट एनएवी के हिसाब से उतनी अमाउंट जो है या तो खाते में चले जाते हैं या वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड में। तो पहले फेज में इन्होंने कहा है कि जो 31 जनवरी 2027 तक लागू होगी, उसमें ये कहा गया है कि आप जो आदेश देंगे वो रकम का आदेश नहीं देंगे बल्कि यूनिट्स का आदेश देंगे। जैसे यहाँ मैंने रकम दिया था 10,000 रुपये, और हमने देखा कि पहले महीने 100 यूनिट्स रिडीम हुई थी, दूसरे महीने 83.33 यूनिट्स रिडीम हुई थी। तो यहाँ देना पड़ेगा कि 100 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 10 यूनिट्स क्या होगा, जो आदेश देना पड़ेगा वो केवल यूनिट्स के फॉर्म में दिया जाएगा। और जो जिस दिन ये ट्रांसफ़र या विड्रॉ होगा उस दिन जो अप्लीकेबल एनएबी होगी उसके हिसाब से रकम या तो ट्रांसफ़र हो जाएगी या आपके खाते में आ जाएगी। दूसरा फेज है अमाउंट बेस्ड, यानी जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि 10,000 रुपये महीने, अमाउंट बेस्ड के लिए आपको अमाउंट का मैंडेट देना पड़ेगा कि इतने रुपए हर महीने विड्रॉ हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए, और जिस दिन का वो डेट होगी उस दिन का अप्लीकेबल एनएवी के हिसाब से वो यूनिट्स रिडीम हो जाएंगी और अकॉर्डिंगली पैसे या तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे या विड्रॉ हो जाएंगे। और इसको इम्प्लीमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2027 तक। और एक आदेश सेबी ने यह भी दिया है कि ये किस तरह से एसडब्ल्यूपी और एसडब्ल्यूपी की जाए, इसकी जो पूरे तरीके हैं वे 31 अक्टूबर 2026 तक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए। ये तो थी पहली राहत। दूसरा आदेश जो दिया है सेबी ने एमएफआई को, उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को जो यूनिट्स ट्रांसफ़र होते हैं इसको सिंप्लीफाई किया जाए। और इसके लिए सेबी ने दो बातों पर अधिक जोर दिया है। पहला दिया है कि मिसमैच ऑफ एड्रेस ऑफ डिजीज यूनिट होल्डर्स, यानी जो जिस यूनिट होल्डर्स की मृत्यु हो गई है ट्रांसमिशन के टाइम में, यानी जब यूनिट्स ट्रांसफ़र होने की बात होती है नॉमिनी के अकाउंट में, उस समय जो एड्रेस होता है यूनिट होल्डर्स का जो कि एक्सपायर कर गए, जो डिजीज हो गए हैं, उनका ओरिजिनल एड्रेस से मिसमैच होने पर भी एमएफआई जो है उस बात को रिजेक्ट कर देता है कि ये ट्रांसमिट नहीं होगा। तो सेबी ने कहा है कि इस मिसमैच जो एड्रेस है इसमें यह देखा जाए कि हो सकता है ये मिसमैच हो, लेकिन जो प्रेजेंट एड्रेस जब डिजीज एक्सपायर किए थे जो उसके प्रेजेंट एड्रेस थे उस एड्रेस को माना जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नॉमिनी को सबमिट करने होंगे। दूसरा दिया है कि उसके जो यूनिट होल्डर्स थे, जो ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स थे, उनके नाम और सिग्नेचर में यदि कोई डिफरेंस आता है तो इस बाबत भी बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट हो रहे थे, इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए। और उन्होंने इसके लिए उदाहरण के लिए जैसे नेम की बातें हैं कि सपोज किसी का नाम जब आज से 20 साल पहले जो एक्सपायर कर गए यूनिट होल्डर्स, उनका नाम आर.के. शर्मा था, 20 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। जब वो उनकी मृत्यु हुई और उनके नॉमिनी ने जो आधार या पासपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया ट्रांसमिशन के टाइम में उसमें राजकुमार शर्मा का नाम है, तो एमएफआई क्या करते हैं, इस बात को रिजेक्ट करते हैं इस बात पे कि जो ओरिजिनल जो यूनिट होल्डर्स हैं वो आर.के. शर्मा है, जबकि डॉक्यूमेंट जमा किया जा रहा है राजकुमार शर्मा के नाम से।
तो ये रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बारे में भी सेबी ने एमएफआई को आदेश दिया है कि वो सारे एएमसीज को और आरटीए को ये बताएं कि इस बात पे उनको रिजेक्ट ना किया जाए, प्रोवाइडेड कि आधार, पासपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो उस सपोर्ट में डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। और दूसरा है सिग्नेचर मिसमैच, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो ओरिजिनल सिग्नेचर हैं थे यूनिट होल्डर्स के, और ओरिजिनल सिग्नेचर के बाद यदि कोई और भी ऐसी प्रक्रिया, कोई और भी ऐसा काम उन्होंने म्यूचुअल फंड में किया था जिसमें उनके सिग्नेचर की नीडेड थी, और दोनों सिग्नेचर यदि मिसमैच कर रहे हैं, तो उस बात पर भी ये रिजेक्ट हो जाया करते थे। इसके बारे में सेबी ने कहा है कि 6 फरवरी 2026 को जो मास्टर सर्कुलर है इस बाबत, उसके हिसाब से हार्मोनाइज फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया जाए। और छोटी छोटी बातें, ये दोनों ही जो मिसमैच हैं ये माइनर मिसमैच हैं, और सेबी ने कहा है कि माइनर मिसमैच के केस में इसको हार्मोनाइज फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर उसको नॉमिनी को जल्द से जल्द यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट या टैक्सेशन पे कोई क्लासेस चला करते हैं, नहीं मेरे कोई वेबसाइट है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपके विचार हमारे विचार से मेल नहीं खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।